Hello, my dear friends. You all are welcome on my YouTube channel, My Online Classroom Science. और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास 8 का चैप्टर 15 है ये, और इसका नाम है सम नेचुरल फेनोमेना। तो जैसा आप सभी को पता है कि इस चैप्टर को मैं आपको नोट्स की हेल्प से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। नोट्स में सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, पॉइंट वाइज है, प्लस हाईलाइटेड वर्ड्स हैं जो आपको एग्जैक्ट बताएंगे कि हाँ यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम टाइम पे बनने वाले हैं। और ये टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको अच्छे से लर्न करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। देखिए चैप्टर का नाम ही है सम नेचुरल फेनोमेना, यानी कुदरती यानी नेचर के थ्रू ऐसे कौन से नेचुरली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हो जाती हैं, ठीक है, जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। इस चैप्टर में हम जानेंगे जैसे कुछ नेचुरल फेनोमेना, जैसे टाइप्स ऑफ चार्जेस, लाइटनिंग, थंडर, साइक्लोन्स के बारे में, अर्थक्वेक्स और रिक्टर स्केल के बारे में जानेंगे। वैन वी आप थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जब वेदर जिस तरह से ड्राई वेदर एट नाइट होता है तो आप सिंथेटिक शर्ट या नायलॉन स्वेटर्स लीजिए और एकदम उसको अगर रब करेंगे तो आप देखना कभी कभी उसमें से स्पार्क निकलता है। समटाइम्स इसी तरह से सेंसेशन भी होता है हमें इलेक्ट्रिक शॉक का। जैसे कभी हम ओपन करते हैं डोर कार का या हाउस का तो एकदम से हमें झंझनाहट से एकदम शॉक लगता है। इसी तरह से अर्लियर पीपल जो थे वर अफ्रेड ऑफ द स्पार्क। जब स्काई में इसी तरह के स्पार्क्स होते थे तो अर्लियर लोगों को बहुत डर लगता था इस चीज़ का। और अर्ली ग्रीक्स में तो ये चीज़ माना जाता है कि जो उनका गॉडेस है ऑफ विजडम मिनर्वा इन्वेंटेड थंडर बोल्ट्स। तो उन्होंने इन्वेंट किया है थंडर बोल्ट्स को। तो हर किसी के धर्म की अलग अलग मान्यता है। इसी तरह से लोग बोलते हैं कि जो स्पार्क्स होते हैं स्काई में एक तरह से ये रैथ ऑफ गॉड है, यानी भगवान का क्रोध है, रोष है। इसी वजह से वो उन्होंने पूजा करनी स्टार्ट कर दी गॉड ऑफ रेन और गॉड ऑफ विंड्स की। अब आते हैं द स्पार्क एंड अर्लियर व्यू। तो स्पार्क के बारे में जान लेते हैं, अर्लियर व्यू क्या कहते हैं। तो अबाउट 2500 ईयर्स एगो पहले की बात है कि एक ग्रीक फिलोसफर जिसका नाम थैलेस था, उसने डिस्कवर्ड किया था एम्बर। एम्बर एक काइंड ऑफ रेजिन होता है जो कि येलोइश कलर का सब्सटेंस होता है। जब इसको रब करते हैं कैट के फर से तो ये एक अट्रैक्ट करता है लाइट को, ऑब्जेक्ट्स लाइक हेयर। ग्रीक्स जो है ऑल्सो न्यू डेट रबिंग एम्बर फॉर अ लॉन्ग टाइम को जनरेट अ स्पार्क। इसके साथ ही ग्रीक्स को ये बात पता थी कि लॉन्ग टाइम तक जब हम एम्बर जो ये येलोइश कलर का सब्सटेंस है इसको जो एक काइंड ऑफ रेजिन है जो पेड़ों से पाया जाता है, तो इसको जब रब करते हैं तो लॉन्ग टाइम तक रब करेंगे तो इससे एक स्पार्क, एक चिंगारी, एक तरह की स्पार्क जनरेट होती है। अब पढ़ेंगे चार्जेस रबिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स। यानी जब हम किसी भी दो चीज़ों को रब करते हैं ना आपस में या किसी भी मटेरियल्स को, तो उनमें से चार्ज उत्पन्न होते हैं। तो जैसे कि कुछ यहाँ पे अपोजिट चार्जेस, पहले आपको याद रखना है कि अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो तो या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और सेम चार्जेस जो होते हैं वो रेपल ईच अदर। यानी अगर अपोजिट चार्जेस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव को आप साथ में लाए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसी के साथ अगर आपने पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ लिया है या फिर नेगेटिव नेगेटिव तो वो एक दूसरे को रेपल यानी दूर फेंकेंगे। इसके बाद आते हैं द प्रोसेस ऑफ रबिंग। जब हम प्रोसेस करते हैं रबिंग का तो इलेक्ट्रिकल जो चार्ज हैं वो जनरेट होते हैं। जो सब्सटेंसेस होते हैं जब हम उनको रब करते हैं तो उसमें एक स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज होता ही होता है जिसे हम चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल, जब हम रिफिल को चार्ज करते हैं तो प्लास्टिक स्केल और पॉलीथीन ऑल्सो गेट चार्ज। यहाँ पे देखिए ऑर्बिट है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस बताया गया है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में जानते हैं। तो जब हम दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स जो कि डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं अगर उनको एक साथ लाएंगे तो क्या होता है, ब्रिंग द चार्ज इन्फ्लेटेड बैलून नियर टू द चार्ज रिफिल। यानी एक इन्फ्लेटेड बैलून को लेके आइए चार्ज रिफिल के पास। यू विल फाइंड दैट अ चार्ज बैलून अट्रैक्ट्स अ चार्ज रिफिल। तो जो चार्ज बैलून होगा वो अट्रैक्ट करेगा एक चार्ज रिफिल को। ये हमें इंडिकेट करता है कि टू टाइप्स ऑफ चार्जेस प्रेजेंट, यानी दो तरह के चार्जेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर जो ऑब्जेक्ट है वो चार्ज है सेम काइंड का और ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर दे रैपल ईच अदर। यानी अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि चार्ज हैं और सेम काइंड ऑफ चार्ज हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव सपोज, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे से दूर भागेंगे। इसके बाद आते हैं फाइनली हम ये चीज़ कह सकते हैं अगर सेम काइंड के होंगे चार्जेस
आएंगे सामने एक साथ तो वो रैपल करेंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। और अगर वो एक अलग अलग तरह के चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चार्जेस दो तरह के होते हैं, अनलाइक चार्जेस जो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को, दूसरे होते हैं लाइक चार्जेस जो एक दूसरे को रैपल यानी दूर फेंकते हैं। दिस चार्जेस कैन नॉट मूव दैमसेल्व्स, ये जो चार्जेस होते हैं ये अपने आप से मूव नहीं करते, इसी वजह से इन्हें स्टैटिक चार्जेस कहते हैं जो एक ही जगह स्थिर रहते हैं। जो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं चार्जेस के बारे में एट रेस्ट, उनकी रेस्ट वाली कंडीशन में, उसको हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब आते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज, यानी वो प्रोसेस जिसमें जो चार्ज हैं वो ट्रांसफर होते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, यानी चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ, यानी जो चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ में ट्रांसफर होंगे चार्ज, उसको हम अर्थिंग कहते हैं। द पेपर स्ट्रिप इज सेड टू बी डिस्चार्ज। अब हम आते हैं लाइटनिंग एंड थंडर। तो 1752 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने प्रूव किया था कि जो लाइटनिंग और थंडर है एक्चुअली एक तरीके का कारण है, ये जब इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है प्रेजेंट होते हैं क्लाउड्स में तो उसके वजह से ये लाइटनिंग और थंडर होता है। फ्रैंकलिन ने एक्सपेरिमेंट किया, और फ्रैंकलिन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक काइट उड़ाई आसमान में जो कि सिल्क क्लोथ से बनी थी, इनटू द क्लाउड्स ऑन अ थंडरस डे, जब एकदम तूफान वाला डे था उसमें। उसके साथ ही उसने एक मेटेलिक की जो थी सिल्क थ्रेड ऑफ द काइट उसमें लगा दी। वेन एवर दियर वॉज अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इन द क्लाउड, जब भी क्लाउड्स में फ्लैशिंग लाइटनिंग की होती थी, ही रिसीव्ड, उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता था और जो की थी चाबी थी वो गर्म हो जाती थी। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, तूफान के टाइम पे भी सडनली देखा कि जो नेगेटिव चार्जेस हैं इन द थंडर क्लाउड जंप डाउन, वो नीचे आ जाते हैं, ठीक है, ज़मीन पे। दे आर अट्रैक्टेड बाय द, क्योंकि क्यों आ जाते हैं वो नीचे नेगेटिव चार्जेस, क्योंकि ग्राउंड से पॉजिटिव चार्जेस निकल रहे हैं, और ये पॉजिटिव चार्जेस कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्जेस को, मैंने बताया था आपको कि अलग अलग चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ग्राउंड से पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं और आसमान से नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। द ईयर बिकम्स हॉट, और इस वजह से जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है, और ग्लोज इन अ ब्रिलियंट फ्लैश, और इस वजह से एक तरह का ब्रिलियंट फ्लैश पड़ता है, एकदम लाइट पड़ती है। थंडर इज कॉज्ड बाय हीटेड एयर, इसके साथ ही जो थंडर है वो एयर हीट करती है। एक्सपेंडिंग, देखिए थंडर इज कॉज्ड बाय हीटेड एयर एक्सपेंडिंग एंड प्रोड्यूसिंग द लाउड साउंड ऑफ थंडर क्लैप। तो जो थंडर होता है एक तरह से वो हीटेड एयर एक्सपेंड जब होती है उसकी वजह से होता है, जिससे प्रोड्यूस होता है लाउड साउंड ऑफ अ थंडर क्लैप। थंडर क्लैप ऐसे मतलब लगता है आपको कि एकदम से नहीं, बादल का गरजना होता है। दिस इज वॉट वी सी एज लाइटनिंग एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जिससे हमें लगता है कि अच्छा लाइटनिंग, बिजली कड़की चमकी एकदम, और इसी प्रोसेस को एक तरह से बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब आते हैं सेफ्टी मेजर्स जान लेते हैं। जब थंडर स्टॉर्म होता है तो क्या सेफ्टी मेजर्स, किस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो एक तरह से प्रोटेक्टिंग अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर लगाया जाता है, एक मेटालिक रॉड लगाई जाती है बहुत टॉलर जो होती है हाइट ऑफ द बिल्डिंग से, उसको इंस्टॉल किया जाता है वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग में ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन। इनसाइड द हाउस लाइटनिंग कैन स्ट्राइक इलेक्ट्रिकल वायर्स, टेलीफोन वायर्स और मेटल पाइप्स में भी लाइटनिंग आ सकती है। तो ये एडवाइस किया जाता है कि जब थंडर स्टॉर्म्स होते हैं तो इन सब चीज़ों को टच नहीं करना चाहिए। आउटसाइड इन द ओपन, अगर बाहर हो तो हम जैसे कार है, फील्ड है, पार्क एक्सेट्रा फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक, तो हम बिल्कुल वहाँ ऐसी खुली जगहों पे सेफ नहीं होते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा प्रोसेस बताया लाइटनिंग कंडक्टर का। तो ये अर्थिंग में ही अगर ये पाइप इस तरह से जो लगाया जाता है, देखिए यहाँ पे कनेक्ट किया गया है अर्थ से, तो जो लाइटनिंग होती है वो कहीं ना कहीं अर्थ में चली जाती है। अब आते हैं सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग लाइटनिंग। तो क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं ड्यूरिंग लाइटनिंग में जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म यू आर नॉट सेफ आउटसाइड इन द ओपन, तो बाहर आप बिल्कुल सेफ नहीं होते। सेफ्टी प्लेस की बात करें तो हाउस और अ बिल्डिंग है। सम सेफ्टी मेजर्स हाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हियरिंग थंडर विदाउट लाइटनिंग, योर फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी टू रश टुवर्ड्स अ सेफर प्लेस, यानी कभी भी आप थंडर सुनो बिना बिजली के चमके, क्योंकि आपको नहीं पता कब स्टार्ट हो जाए, तो एक सेफर प्लेस पे जाने की कोशिश करिए। अगर आप कार या बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो सारी विंडोज और डोर्स को एकदम से बंद कर लीजिए। टायर्स ऑफ अ कार डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग, इसी तरह से इट इज़ द मेटल केस ऑफ अ कार डेट प्रोटेक्ट्स अस, तो जो मेटल केस होता है कार का वो हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है।
आउटसाइड हमें रश नहीं करना चाहिए, कभी बाहर नहीं जाना चाहिए इतनी थंडरिंग हो रही है तो। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर, जब लास्ट थंडर हो जाए तो उसके बाद भी 30 मिनट तक रुकना चाहिए किसी भी सेफ हाउस या सेफ प्लेस पे, बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब आते हैं इफेक्ट्स ऑफ लाइटनिंग ऑन ह्यूमंस, यानी ह्यूमंस पे अगर लाइट वेट गिर जाए तो उसका क्या परिणाम होता है। तो देखिए डेथ हो सकती है, इट कैन डैमेज, क्योंकि इसके से नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, बर्न इंजरीज हो सकती हैं, लॉस ऑफ हियरिंग और साइट हो सकता है, दिखना या सुनना बंद हो सकता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी जा सकती है। तो फर्स्ट एड और केयर की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। इन केस ऑफ कार्डिक अरेस्ट यू कैन गिव फर्स्ट एड बाय परफॉर्मिंग माउथ टू माउथ ब्रीथिंग, ठीक है, रेसिस्टेशन एंड सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिसेसिटेशन। तो इस तरह से जो है ये माउथ टू माउथ, जो जब कभी फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है, कार्डिक अरेस्ट आता है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, तो ये माउथ टू माउथ ब्रीथिंग प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि लोगों की जान बचाई जा सके। अब आते हैं नेचुरल फेनोमेना, साइक्लोन एंड अर्थक्वेक। तो वेदर डिपार्टमेंट जो है टाइम टू टाइम हमें वार्न करता रहता है इस तरह के थंडर स्टॉर्म जो आते हैं एरियाज़ में। आफ्टर थंडर स्टॉर्म, जब थंडर स्टॉर्म एकदम खत्म हो जाता है तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है लाइटनिंग और साइक्लोन्स की। इसी तरह से देखिए जो अर्थक्वेक है वो भी एक नेचुरल फेनोमेना है, विच कैन नॉट भी, हम उसको पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम नहीं जान सकते कि कब आने वाला है। इसी तरह से देखिए 26 जनवरी को 2001 को भुज में, इंडिया में एक अर्थक्वेक आया था जिसकी इंटेंसिटी थी 6.9, जो कि अकड़ हुआ था और कम्प्लीटली इसने डिस्ट्रॉय कर दिया था पूरी सिटी को। मोर देन यहाँ पे 13,000 जो पीपल थे वो मर गए थे, 1 लाख इंजर्ड हुए थे और 1.97 करोड़ पीपल जो थे 21 डिस्ट्रिक्ट्स में जो अफेक्टेड हुए थे इस अर्थक्वेक से। लैक ऑफ हाउसेज और प्रॉपर्टी जो थी करोर्स में, वो डिस्ट्रॉय हो गई थी बिल्कुल फ्यू मिनट्स में। दे कैन कॉज फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामीज। उसके अलावा फ्लड्स, अर्थक्वेक के द्वारा फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स और सुनामीज भी आती हैं। ऐसी एक मेजर सुनामी अकड़ हुई थी इंडियन ओशन में 26 दिसंबर 2004 में, जिसने ईस्ट कोस्ट अंडमान निकोबार आइलैंड्स को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया था। अर्थक्वेक एक तरह का रिजल्ट होता है सडन रिलीज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी इन अर्थ क्रस्ट दैट क्रिएट सिस्मिक वेव्स। अर्थक्वेक एक तरह से मान सकते हैं ये सडनली एक तरह का, जैसे अर्थ के क्रस्ट में स्टोर होती है एनर्जी जो सडनली रिलीज होती है सिस्मिक वेव्स के द्वारा, ये अर्थक्वेक आता है। यहाँ पे देखिए पूरे पिक्चर में बताया गया है। अब हम जानेंगे इनसाइड दी अर्थ। तो इनसाइड अर्थ क्या होता है। तो इनसाइड अगर अर्थ देखें तो कंसिस्ट होती है 3 लेयर्स होती हैं, गैसेस, एटमॉस्फेयर, लिक्विड, हाइड्रोस्फेयर जिसे कहते हैं, सॉलिड, लिथोस्फेयर। सॉलिड पार्ट जो होता है अर्थ का, इसमें 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, मेंटल बीच की, और कोर सबसे इनर लेयर होती है। लेटेस्ट अबाउट अर्थ क्रस्ट की बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को फॉलो किया जाता था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आउटर मोस्ट पार्ट है अर्थ इंटीरियर का, वो मेड अप 2 लेयर से मिलकर बना है। जो लिथोस्फेयर है उसमें क्रस्ट और मेंटल है। बिलो द लिथोस्फेयर एक एस्थेनोस्फेयर लाइज एक लेयर है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ सुपर हीटेड लिक्विड। यहाँ पे बहुत ही गर्म लिक्विड पाया जाता है अर्थ के अंदर। अब आते हैं कॉज ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक वेव्स जो हैं वो कैसे आती हैं, तो देखते हैं, जानते हैं कॉज ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। तो जो सिस्मिक वेव होती हैं एक तरह की वेव होती हैं जो ट्रैवल करती हैं थ्रू दी अर्थ के अंदर। मोस्ट ऑफन देखा जाता है तो एज अ रिजल्ट ऑफ अ टेक्टोनिक अर्थक्वेक। ये जो 2 टाइप्स की होती हैं सिस्मिक वेव्स, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। तो देखिए बॉडी वेव्स जो होती हैं वो ट्रैवल करती हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के अंदर अंदर। दे फॉलो अ रे पाथ बैंड बाई वेरिंग डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटीरियर सिमिलर टू रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट वेव्स। बॉडी वेव्स जो होती हैं वो ट्रांसमिट करती हैं फर्स्ट अराइविंग ट्रेमर्स को ऑफ अर्थक्वेक को सेवरल लेटर अराइवल्स में। जो बॉडी वेव्स होती हैं वो 2 काइंड की होती हैं, प्राइमरी जिन्हें हम पी वेव्स कहते हैं और सेकेंडरी एस वेव्स। सरफेस वेव्स जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं वाटर वेव्स की तरह, ट्रैवल जस्ट अंडर द अर्थ सरफेस, और ये अर्थ सरफेस के अंडर ट्रैवल करती हैं। ये ट्रैवल स्लोली करती हैं, लो फ्रीक्वेंसी में होती हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन और लार्ज एम्पलीट्यूड होती हैं। ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ सिस्मिक वेव्स होती हैं। ये 2 तरह की सरफेस वेव्स होती हैं, रेले वेव्स और लव वेव्स। एंड अर्थक्वेक में अकर नेचुरली और एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। एक जो अर्थक्वेक है वो नेचुरली भी अकर हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है, और साथ ही ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा भी उत्पन्न हो सकता है। जो पॉइंट होता है अर्थक्वेक का जहाँ से एग्जैक्टली ओरिजिनेट होता है अर्थक्वेक, उसे हम सिस्मिक फोकस कहते हैं। जो पॉइंट है अर्थ सरफेस का डायरेक्टली अबव दिस इज द एपिसेंटर और हाइपोसेंटर, और यही जो पॉइंट होता है अर्थ सरफेस में डायरेक्टली इसके ऊपर, उसे हम एपिसेंटर या हाइपोसेंटर के नाम से बोलते हैं। साइज और फ्रीक्वेंसी जान लेते हैं अर्थक्वेक्स अकरेंस की। तो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स अर्थक्वेक जो है टेक्स प्लेस 40,000 किलोमीटर लॉन्ग जोन में ये हो सकते हैं, जिसे हम सरकम पैसिफिक सिस्मिक बेल्ट के नाम से जानते हैं।
अब आते हैं इफेक्ट्स और इम्पैक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स। तो देयर आर मैनी इफेक्ट्स हैं अर्थक्वेक्स के, लाइक शेकिंग और ग्राउंड रैप्चर, यानी ज़मीन का हिलना, ग्राउंड का हिलना। और इसके वजह से रिजल्ट क्या होता है कि बिल्डिंग्स, क्योंकि बिल्डिंग्स ग्राउंड पे ही बनी होती हैं, और अदर रिजिड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। और ये डिपेंड करता है कितनी मैग्नीट्यूड का, कितने स्पीड का अर्थक्वेक आता है। अब इसके बाद हम जानेंगे कि रिक्टर स्केल क्या है। तो रिक्टर स्केल वो स्केल है जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि जो अर्थक्वेक है वो कितनी इंटेंसिटी का आया था, यानी कितनी अमाउंट में सिस्मिक एनर्जी रिलीज की गई अर्थक्वेक के द्वारा। इसके बाद आते हैं सिस्मोमीटर और सिस्मोग्राफ। तो ग्रीक में सिस्मोस मीन्स होता है अर्थक्वेक और मीटर मीन्स होता है मेजर करना। तो सिस्मोमीटर्स वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं साइज और फोर्स ऑफ सिस्मिक वेव्स बाय साइंटिस्ट के द्वारा ये रिकॉर्ड की जाती हैं। जो ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम पढ़ाई करते हैं, डील करते हैं अर्थक्वेक्स और इससे रिलेटेड फेनोमेना को, उसको हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। जितने देखिए येलो कलर से हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आते हैं प्रोटेक्टिव मेजर्स, और इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको इस तरह की और वीडियोस भी मिल जाएंगी एक्सप्लेनेशन के साथ, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड करती रहती हूँ टाइम टू टाइम। तो जब भी आप मेरे चैनल पे विजिट करें तो प्लेलिस्ट ऑप्शन पे भी जाइए, क्योंकि प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जब आप जाते हो तो आपको क्लास वाइज आपके सारे वीडियोस, आपके सारे चैप्टर्स की वीडियोस जो है एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल जाएंगी। इन केस अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। अब जानेंगे प्रोटेक्टिव मेजर्स। तो देखिए प्रोटेक्टिव मेजर्स में हम कैसे अपने आप को बचा सकें। जैसा कि मैंने पहले ही कहा आपको कि अर्थक्वेक्स हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कब आएंगे और कितना वो डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। तो उससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं, हाँ, कि मेन ऑब्जेक्टिव जो है प्रोटेक्शन मेजर का, टू डिज़ाइन ऐसी बिल्डिंग्स डिज़ाइन की जाएँ जिससे वो अर्थक्वेक में कोलैप्स ना हो, साथ ही बहुत ही कम डेथ और इंजरी जो है वो कम से कम हो सके। बिल्डिंग्स को सिंपल रेक्टेंगुलर प्लान्स पे बनाया जाए। बेस ऑफ बिल्डिंग शुड बी सपोर्टेड बाय रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट कॉलम्स के द्वारा उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। फाउंडेशन जो होगा बिल्डिंग का वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हाई क्वालिटी मटेरियल जो है, अच्छा मटेरियल वो इस्तेमाल होना चाहिए। प्रिकॉशंस टू फॉलो, क्या प्रिकॉशन फॉलो कर सकते हैं। अर्थक्वेक जब कभी स्ट्राइक करता है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कोई भी जो अदर ब्रेकेबल और हैवी मटेरियल्स हैं, स्टे अवे, जैसे विंडोज़ हैं तो उनसे दूर खड़ा होना चाहिए। टेबल और बेड के अंदर थोड़ा शेल्टर ले सकते हो। अपने प्रोटेक्ट योर हेड विद अ पिलो, साथ ही अपने हेड को, सर को पिलो से कवर कर लीजिए। बट इफ़ यू आर आउट ऑफ हाउस, बट अगर आप घर के बाहर हो तो बिल्डिंग्स, ट्रीज और ओवरहेड पावर लाइन से दूर खड़े हुए। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग स्टॉप एट अ क्लियर प्लेस, और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो किसी क्लियर प्लेस पे स्टॉप कर लीजिए। आफ्टर अर्थक्वेक देखिए ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ड्यूटी है गवर्नमेंट की और एनजीओज़ की, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की। वो काफ़ी हेल्प करती हैं रिहैबिलिटेट में, लोगों को फिर से बसाने में, क्योंकि लोगों का घर छिन जाता है। तो ऐसे अर्थक्वेक से पीड़ित लोगों को वो फिर से बसाती हैं टेंट वेंट में कुछ दिनों के लिए, और बेसिक एमिनिटीज़ जैसे फूड, क्लोथिंग, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। साथ ही टेम्परेरी हाउसेज भी जो हैं वो अफेक्टेड पीपल को प्रोवाइड किए जाते हैं उस दौरान, उस टाइम तक, ताकि वो अपने आप को संभाल सकें। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए इसी तरीके से हमारी ऑनलाइन क्लासरूम एक और चैनल है जहाँ पे आपको आपके सोशल स्टडीज से रिलेटेड सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस नोट्स के साथ मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप वहाँ भी विजिट करिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। और आप ज़रूर से ज़रूर, मैं बता रही हूँ, प्लेलिस्ट ऑप्शन पे ज़रूर जाया करिए, क्योंकि प्लेलिस्ट ऑप्शन पे आपको क्लास वाइज आपकी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सो थैंक यू एवरीवन।